अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में, कब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर साका किया। 1301 के अंदर रणथंभौर में क्या किया था? साका किया था। दोस्तों, साके का मतलब होता है जौहर प्लस केसरिया। जैसा कि मैंने आपको एक बार बताया था कि जौहर प्लस केसरिया मिलकर साका कहलाता है। जौहर महिलाओं द्वारा किया जाता है और केसरिया पुरुषों द्वारा केसरिया धारण किया जाता है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ इतना बड़ा भारी आक्रमण किया, अमीरदेव चौहान मारा जाता है, उसके सेनापति धर्म सिंह, भीम सिंह क्या कर देते हैं? केसरिया धारण कर देते हैं। अमीर की जो पत्नी होती है रंग देवी, वो जल जोर करती हैं। अमीरदेव चौहान की जो पुत्री होती है जिसका नाम होता है पद्मा, जो जल जोर करती हैं। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग का सारा विनाश कर देता है। क्यों? देखो, कोई भी काम होता है उसका कारण होता है, बिना फालतू कोई नहीं करता है। कारण था, किस कारण से? दोस्तों, कारण यह था कि अमीर बहुत जिद्दी था। क्या था? अमीर बहुत जिद्दी था। अमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। अमीर जो जिद कर लेता था उस जिद के लिए प्रसिद्ध था। अमीर अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? हट के लिए। ऐसी क्या हट की, ऐसी क्या जिद की अमीर ने, जिस वजह से ये अमीरदेव चौहान के बारे में कहा जाता है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फतल एक बार तिरिया तेल अमीर हट चढ़े न दूजी बार। अमीर के बारे में ये जो दुआ है, ये दुआ बहुत प्रसिद्ध है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फतल एक बार तिरिया तेल अमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसका मतलब होता है सिंह सवन यानी शेरनी अपने जीवन में एक बार ही बच्चा देती है। ये जो शेरनी होती है वो एक बार ही बच्चा देती है, उसके बाद शेरनी बच्चा देना बंद कर देती है। अगर शेरनी अगर कुकरियों जो टाबर देना स्टार्ट करते तो गली गली में शेर होन डूब जावे। इसलिए शेरनी जीवन में एक बार ही बच्चा देवन डूब, एक बार ही बच्चा देवे कि सिंह सवन सतपुरुष वचन। जो सतपुरुष जो वचन होता था पहले, जो सतपुरुष यानी जो साधु महात्मा पहले होते थे, वो एक बार बोल देते थे, कुछ श्राप दे देते, कुछ वरदान दे देते तो वो काम फाइनल हो जाता था। हमें तो कहीं आसाराम जड़ा रावण डूब गया जो लोगों कहीं साधु महात्माओं कहीं ध्वनि हट गयो कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फतल एक बार। केले का वृक्ष हमेशा एक बार ही फल देता है। केले रो जो पेड़ वे नहीं, वो एक बार ही केला दिया करे, दूसरी बार वो पेड़ पाछो तने नयो लाग्या करे। कदली फतल एक बार तिरिया तेल अमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी जिस दुल्हन को तेल का मतलब है यहाँ जिस दुल्हन को घी चढ़ा दिया जाता है या तेल पिला दिया जाता है, उस दुल्हन की शादी होकर ही रहेगी। इसलिए दुल्हन को जब घी पिलाया जाता है वो विवाह के सेम दिन ही, जब बारात आती है उसके उसी दिन ही दुल्हन को क्या है? घी पिलाया जाता है। अमीर हट चले न दूजी बार, यानी अमीर ने जो हट कर ली, अमीर ने जो जिद कर ली, अब अमीर ने एक बार अपना कमिटमेंट कर लिया, वो अमीर अपना कमिटमेंट पूरा करके रहेगा। वो क्या कमिटमेंट था वो मैं आपको सारी स्टोरी बताता हूं। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी जिसका नाम था चिमना। क्या नाम था? चिमना। और अलाउद्दीन खिलजी का एक गद्दार सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। अलाउद्दीन खिलजी का एक गद्दार सेनापति था जिसका नाम था दोस्तों मोहम्मद शाह। और अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी जिसका नाम था चिमना। विद्यार्थियों, बात यह है कि चिमना और मोहम्मद शाह ने आपस में प्रेम संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए। चिमना और मोहम्मद शाह ने आपस में प्रेम संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए और इस चिमना ने कहा कि मोहम्मद शाह, मैं तो अब आपके साथ ही रहूंगी, मेरा जो धनी है अलाउद्दीन खिलजी, मेरा जो पति है, उसके साथ मैं रहना पसंद नहीं करूंगी। तब बाद में इन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि हम क्या कर देंगे, अलाउद्दीन खिलजी को मार देंगे और हम यहाँ के क्या बन जाएंगे? शासक बन जाएंगे और तू मेरी रानी होगी। क्या होगी? रानी। इस बात का पता किसको चलता है? इस बात का पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चलता है कि ओहो, मेरा एक सेनापति है मोहम्मद शाह और मेरी पत्नी के साथ ही। तब अलाउद्दीन खिलजी इस मोहम्मद शाह को बुलाता है। किसको बुलाता है? मोहम्मद शाह को बुलाता है। अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह को बुला के कहता है कि बेटा मोहम्मद शाह इधर आ, कि हमारे दरबार में बड़े ही घनी रानियां हैं, बड़े ही घनी लुगाए हैं, सब है।
અને મારી લોકો એ પસંદ આવી આ ચીમનાઈ एक घर तो डाकणी टाळिया करे, मारवाड़ी में कहावत है नहीं, एक घर तो डाकणी टाळिया करे। लेकिन विद्यार्थियों, मोहम्मद साहब भी सच्चा आशिक था। मोहम्मद साहब भी बहुत ज्यादा सच्चा आशिक था। मोहम्मद साहब ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी, मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला हूँ, मैं तौहीन मोहम्मद नहीं करने वाला हूँ, ये नजराना मुझको पेश ना करो साहिब, मैं जिमना को छोड़ के और किसी पे नहीं मरने वाला। ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मोहम्मद साहब सीधा भाग के किसके पास आ जाता है? अमीर देव चौहान के पास भाग कर आ जाता है। यानी मोहम्मद साहब सीधा भाग के किसके पास आ जाता है? अमीर देव चौहान के पास भाग के आ जाता है। और मोहम्मद साहब को जो शरण देता है वो कौन देता है? अमीर देव चौहान। तब अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि मेरा जो गद्दार सेनापति है वो भाग के किसके पास चला गया? अमीर देव चौहान के पास चला गया। और अमीर देव चौहान ने इसको क्या दी थी? शरण दी थी। जने अलाउद्दीन खिलजी कहो कि अमीर मोहम्मद साहब मेरा गद्दार सेनापति हैं, तू मोहम्मद साहब को मुझे वापस लौटा, तू मोहम्मद साहब को मुझे वापस दे। जना अमीर देव चौहान कहो कि मैं एक क्षत्रिय हूँ और शरण आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना हम क्षत्रियों का ये धर्म है, और ये मोहम्मद साहब मेरे यहाँ शरण आया हुआ है और मैं तेरे को वापस नहीं लौटाऊंगा। और ये हट किसने कर दी? अमीर ने कर दी। और इसी वजह से यहाँ अलाउद्दीन खिलजी शाखा करता है, यहाँ आक्रमण होता है। ये रणथंबोर का शाखा होता है, एकमात्र शाखा जिस शाखे के अंदर जलजौहर होता है। क्या होता है? जलजौहर होता है। यानी अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत ये शक्तिशाली शासक था। इसने काफी जगह शाखे किए थे, काफी जगह युद्ध किए थे। तो इसी वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था नासिरुद्दीन खिलजी। कौन था? नासिरुद्दीन खिलजी। तो इसी के साथ अपना ये जो खिलजी वंश है वो पूरा होता है। तो अब अपन एक अगला वंश है जिसका नाम है तुगलक वंश। क्या नाम है? तुगलक वंश। विद्यार्थियों, ये जो तुगलक वंश है ये भी बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि तुगलक वंश में कैसे कैसे शासन आए, कैसे कैसे शासक आए, उन शासकों ने कैसे कैसे काम किए, पहला शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक कौन था। ये अपन सारी बातों के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने बोर्ड पे सारी चीजें लिख दी है, तुगलक वंश से संबंधित जितनी भी चीजें थी मैंने सारी बोर्ड पे उतार दी है। तो अपन बोर्ड पे देख देख के इसी वे से हिसाब से पढ़ेंगे। वंश है जिसका नाम है तुगलक वंश। 1320 से लेके 1414 तक इसने क्या किया था? शासन किया था। यानी दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक जो शासन करने वाला वंश था उस वंश का नाम था तुगलक वंश। क्या नाम था? तुगलक वंश। देखो, चाहे कोई सा भी वंश हो, चाहे लोधी वंश हो, चाहे मुगल वंश हो, चाहे राजपूत वंश हो, कोई भी वंश हो, उस वंश का एक संस्थापक होता है। परीक्षा में एक संस्थापक का भी प्रश्न पूछा जाता है। एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक है लोधी वंश का संस्थापक बहलोद लोधी हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर हैं। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान है। गोहिल वंश का संस्थापक गोहिलादित्य हैं। भाटी वंश का संस्थापक भूपत भाटी हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिया हैं। तो अलग अलग वंश, अलग अलग जाति और अलग अलग देश के अलग अलग संस्थापक हुआ करते थे। तो अपन बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 के अंदर खिलजी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह को पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों 1320 में तुगलक वंश की नींव डाली। कहां पर? दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में 1320 में तुगलक वंश की जो नींव डाली उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। फिर सेकंड नंबर है कि मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ये दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक था। मोहम्मद बिन जो तुगलक था वो दिल्ली सल्तनत का विद्वान शासक था। वो जो भी काम लेता था दिमाग से लेता था, कैसे कैसी योजनाएं बनानी, क्या क्या लोगों को पराजित करना, किसे दोस्ती करना, किसे दुश्मनी करना, ये सारा जो दिमाग का जो खेल था वो किसके पास था दोस्तों? वो मोहम्मद बिन तुगलक के पास था। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक देश है मोरको। मोरको देश से एक यात्री आया जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता
सीधा पूछा जाता है कि इब्न तूता भारत में किसके शासनकाल में भारत आया था? मोरको यात्री इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत में आया था? दोस्तों, मोरको यात्री इब्न तूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था। अब है कि इतिहासकार, एक इतिहासकार है जिसका नाम है बर्नी। ये जो इतिहासकार बर्नी, ये मोहम्मद बिन तुगलक का ही इतिहासकार था, जिस इतिहासकार का नाम था बर्नी नामक इतिहासकार। इसने मोहम्मद बिन तुगलक की 5 प्रमुख योजनाओं का वर्णन किया। भाई इतिहासकार बर्नी बतावे कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक के 5 प्रमुख योजनाओं थी। उन 5 प्रमुख योजनाओं ने जो वर्णन कियो वो इतिहासकार को जिनका नाम होता बर्नी इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक की 5 प्रमुख योजनाओं का वर्णन किया। उन योजनाओं में पहली योजना है दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि पहली योजना। दूसरी है देवगिरी को राजधानी बनाना, यानी सबसे पहले देवगिरी को जो राजधानी बनाने वाला शासक था मित्रों वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले देवगिरी को राजधानी बनाया था। फिर है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना। सांकेतिक जो मुद्रा होती है उसका मतलब होता है कि जो खुद के नाम की जो मुद्रा का प्रचलन करना, खुद के नाम के सिक्के चलाने, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, उसका जो है मात्राओं कम करनी, वो होती है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना। फिर है खुरासान पर आक्रमण करना। एक जगह है जिसका नाम है खुरासान, उसके ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था। फिर है कराची अभियान, कराची पर भी जो अभियान करने वाला जो शासक था विद्यार्थियों वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। फिर इसी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में जो शासक आता है जिसका नाम होता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। विद्यार्थियों, ये जो फिरोज शाह तुगलक था, इस फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत सैनिकों या अपने काम में जो अपने मतलब कि अपने दरबार में जितने भी जो कर्मचारी थे, जितने भी जो सेनापति थे, जितने भी जो सैनिक थे, काम करने वाले, उनको वंशानुगत पद दे दिया। कैसे देखते हैं? जैसे मान लो इस फिरोज शाह तुगलक के अंदर मान लो काम करने वाले सेनापति है तो उसका बेटा भी वापस क्या बनेगा? सेनापति। उसका पोता भी वापस ही सेनापति बनेगा, दूसरा नहीं बन सकता है। बल्कि उसके वंश, जैसे इनके दरबार में झाड़ू काटने वाले हैं, नौकर है, तो नौकर का बेटा वापस नौकर ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि नौकर का बेटा सेनापति नहीं। खाना बनाने वाले हैं तो उनके वापस पुत्र वही काम करेंगे, यानी उनकी आने वाली जो पीढ़ियां जो वही काम करेंगी। यानी वंशानुगत पद्धति जो सबसे पहले अपनाई थी वो फिरोज शाह तुगलक ने अपनाई थी, और फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि अपने दरबार के अंदर वंशानुगत पद्धति चलेगी। ये जो फिरोज शाह तुगलक था ये धार्मिक कट्टरवादी था, हिंदुओं के प्रति कट्टरवादी रखने वाला फिरोज शाह तुगलक था। और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। एक टैक्स होता है जिसका नाम है जजिया कर। कौन सा कर है? जजिया कर। ये जो जजिया कर है ये एक प्रकार का टैक्स है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये जजिया कर क्या होता है। जजिया कर वो लगता है गैर मुसलमानों के ऊपर एक टैक्स लगता है जिसका नाम होता है जजिया कर। गैर मुसलमान यानी मुसलमानों के अलावा यानी हिंदुओं के ऊपर जो धर्म के आधार पर जो कर लगता था उसका नाम था जजिया कर। दोस्तों सबसे पहले ये जजिया कर पूरे भारत के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, सबसे पहले जजिया कर। इस जजिया कर में एक जो छूट दी जाती थी वो ब्राह्मणों को छूट दी जाती थी। जजिया कर में ब्राह्मणों को छूट दी जाती थी, कहा कि भाई ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर नहीं लगेगा, अन्य सभी के ऊपर जजिया कर लगेगा। यानी हिंदुओं के ऊपर धार्मिक कर, जैसे हिंदू अपनी जो धर्म की जो बातें करेंगे, हिंदू अपने जो तीर्थ यात्रा पर जो बातें करेंगे, या हिंदू अपने जो शादी विवाह समारोह जो भी काम करेंगे, पूजन करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, तब हिंदुओं के ऊपर जो धार्मिक कर लगाया जाता था उसी को कहा जाता था जजिया कर, जिसमें ब्राह्मणों को छूट थी, ब्राह्मणों के ऊपर ये टैक्स नहीं लगाया जाता था। लेकिन इस फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि नहीं, ब्राह्मणों के ऊपर भी ये टैक्स लगाया जाएगा, यानी ब्राह्मणों के ऊपर भी ये जजिया कर लगाया जाएगा। और मित्रों इसी तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। क्या नाम था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ये तुगलक वंश का क्या था दोस्तों? अंतिम शासक था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसी प्रकार से तुगलक वंश से विभिन्न प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं।
ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि तुगलक वंश के बारे में वर्णन कीजिए। अगर आप जो मैंने बताया और वो सारा एकदम बारी बारी से अगर आपने तुगलक वंश के बारे में वर्णन कर दिया तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और इसी के साथ अपना तुगलक वंश क्या होता है, समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।